सभी को, सभी सज्जनों को, सभी अपनी जगह पे हैं। और हमारा एक खुशनसीब है कि आज हम पुनः आपके बीच में इस लाइव सीधे आपको गंगोत्री धाम, उत्तराखंड के 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ से पूरे भारत में गंगा बन के आती है। तो आज आप सीधे लाइव दर्शन कर रहे हैं गंगोत्री धाम के, जो पर्यटन का एक मूल मंत्र भी है। इससे बहुत सारे लोगों का सरोकार है। इस जीवन से जुड़ी जो गंगा वाहिनी है, एक धारा, निर्मल धारा, जो हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र करते हुए गंगा सागर तक बहती है और प्रयाग में जुड़ते हैं। जहाँ जैसे लोग इससे जुड़ते हैं मनोभाव से, ये उनके भावों में अपने को संजोती हुई आगे बढ़ बढ़ चली जाती है। तो ऐसे ही जीवन है संसार में इंसान का, ऐसे ही जीवन है इसमें। जो हमारे विचार हैं, जो विराजमान होते हैं, विचलित होते रहते हैं और उसमें मिल जाते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज मैं आप सभी सज्जनों का, जैसे हमारे साथ रेशमा शाह जी हैं, हमारे साथ में फिल्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे के.एस. चौहान जी हमारे साथ में हैं, और मैं काला सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि वो हमेशा हमें अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इसी आशीर्वाद के साथ में मैं निवेदन करूँगा महिपाल कि आप जो हमारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनका सत्कार करें। और कहते हैं ना कि मेरा मकसद नहीं है हंगामे खड़ा करना, बस ये सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। आज हमारे कलाकार, हमारा जो पर्यटन स्थिर हुआ है, इसी स्थिरता में कुछ संचार जल की धारा की तरह प्रवाह बने और गंगोत्री, गंगा मैया सबके व्यवसाय में, सबके मन में एक सरोकार और ऊर्जा प्रदान करे। इसी ऊर्जा के साथ महिपाल मैं आपको कनेक्ट करूंगा, प्लीज। ठीक है पवन, धन्यवाद। जब तक मैं पहले अपने गंगोत्री के दर्शन के साथ साथ हम अपने इस गाने के साथ शुरू करते हैं। खोलेगा दड़ा हुरिया मोरे गाना गंगोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय। बाबा देगा जनो चखार तने वो चुराती ये देखा गुमान, तने वो चुराती ये देखा गुमान। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय। बटिया दुनिया बाबा प्यारा कर तनु को आने का दुख विपदा माँ छोड़ी
सुखी जाने जा हे बाबा सुखी जाने जा हे संभा जागत दे भगवान जो जस दे भगवान अखंड तेरे जोत जने बद्री विशाला हो धने राखे अखंड ये मुल्क ये माला धने राखे अखंड ये मुल्क ये माला जय बद्री केदारना गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय सभी लोगों का नमस्कार। और आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे उत्तराखंड के जॉइंट डायरेक्टर के चौहान जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ रेशमा शाह जो हमारे उत्तराखंड की फोक सिंगर है वो जुड़ी हुई है, उनका भी मैं जो है स्वागत करता हूं। और इसके साथ हमारे मैनेजमेंट गुरु काला सर जी हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा है। और हमारे साथ विजेंद्र पवार जी जुड़े हुए हैं जो कि एक होटलियर है। एंड इसके अलावा जो है ये एक इन्होंने जो है एक टूरिस्ट रिसर्च करते हैं और इसके अलावा एक पर्यटन को उन्होंने एक बहुत बढ़ावा दिया हुआ है। इसके लिए जो है आज ये गंगोत्री में है और गंगोत्री से सीधा हमारा लाइव दिख रहा है। और सबसे पहले मैं के चौहान जी से आग्रह करूंगा कि कृपया जो है वो आए और हम लोग सर जानना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो है अच्छा फिल्मों का जो क्या रोल है और कैसे जो है फिल्मों का ये हमारा जो रोल आगे बढ़ेगा। इससे पहले मैं काला सर आपको आग्रह करूंगा कि काला सर जो हमारा थीम है इसको संक्षेप में समझाएं और उसके बाद फिर हम चौहान जी इसको शुरू कर देंगे। ये सबको आशीर्वाद से शुभकामनाएं। खासकर चौहान जी पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों को बुला के और चर्चा करते रहते हैं। महिपाल, पवन, कुलदीप, ये सब इनकी देन है, यार मेरा मार्गदर्शन इनको रहता है। तो हम हर बार कोई ना कोई ऐसा विषय चुनते हैं जिस विषय की मतलब या तो भविष्य में इसको महत्व मिलने वाला है या ये विषय हम लोगों के खासकर उत्तराखंड के परिवेश में बहुत ही जरूरी है और इसमें अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपनी बात खुल के रखते हैं और हम उनकी बात को संबंधित तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का थीम हमने इसलिए रखा, मैं अभी बात कर रहा था केडी पुरोहित, हमारे प्रोफेसर केडी पुरोहित जो रूसा के भी मेंबर हैं, उनका बेटा है सुमित पुरोहित। तो सुमित पुरोहित 2015 में बम्बई चला गया था फिल्म लाइन में और उसको अवार्ड मिला था। उसने हर्षद मेहता के ऊपर एक सीरीज बनाई थी स्कैम 99 और इतना वो बच्चा अच्छा काम कर रहा है वो नवयुवक उत्तराखंडी कि अभी उसको 1 साल के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट में 1 साल के लिए उसको निमंत्रण किया गया है वहाँ ट्रेनिंग और वो काम करने के लिए। ये हमारे बहुत बड़े गर्व की बात है। ऐसे कई लोग हैं, जैसे एक बार हमारे साथ वो आए थे ये टेरी के एक नौजवान जिन्होंने कि जय हनुमान में हनुमान जी का किरदार रखा था। अब ये थीम हमारा क्या है कि जनरली हम जब फिल्मों की बात करते हैं तो हमारे जहन में आपने देखा हो नेटफ्लिक्स हो चाहे ये अमेजन लाइव हो या कुछ भी हो, तो मेन हिंदी फिल्मों का तो वर्चस्व है ही है, लेकिन रीजनल फिल्म पे ज़्यादातर हम लोगों को यही पता है महाराष्ट्रियन फिल्में, गुजराती फिल्में, ये आसामी फिल्में बहुत तरह की कर रही है और ये आपका ये पूर्वांचल की फिल्में, ठीक है ना। तो अब ये हमारा ये परिवेश इतना हमारा रिच कल्चर होते हुए भी, हमारे पास सब कुछ मौजूद होते हुए भी हमारा ऐसा कोई नहीं बना कि उत्तराखंडी फिल्में। इसका कारण मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म में लोगों के दिमाग में केवल फीचर फिल्म आती है और फीचर फिल्म में वो सोचते हैं कि एक फीचर फिल्म बन गई तो वहीं तक ये सीमित है। नहीं, फिल्म का एक तो बहुत बड़ी प्रोसेसिंग होती है। और मैं भी बम्बई में रहा हूँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब था मेरे पास करीब 150 फिल्म कंपनियां मेरे पास थी,
उसमें शम्मी कपूर जी की, ये आत्माराम जी की, ये कई फिल्में तो मेरे पास अक्सर आते रहते हैं, धर्मेंद्र जी की। तो ऐसे डिस्कस होता रहता था कि तो मुझे पता लगा कि ये फिल्म तो ये पूरा भरपूर व्यवसाय है ये। तो जब उनसे वार्तालाप होती थी तो ये पता लगता था कि फिल्म जो है सबसे पहले उसके अलग अलग एक्सपर्टीज हैं, अलग अलग विशेषज्ञ हैं, अलग अलग आयाम है उसके। आयाम का मतलब ये स्टेजेस, इसीलिए हमने आयाम शब्द जोड़ा हुआ है। तो सबसे पहला आयाम होता है सिलेक्शन ऑफ स्टोरी और सिलेक्शन ऑफ थीम, किस पे ये हमने काम करना है। सिलेक्शन के बाद होती है उसकी सबसे बड़ी कास्टिंग सिलेक्शन, कौन चेहरा किस किरदार के लिए फिट बैठेगा, उनसे बात करना, उनसे नेगोशिएट करना, उनका मेहनताना तय करना। उसके बाद होता है कि असेंबली ऑफ आर्टिस्ट, इंक्लूडिंग जो ये बैकड्रॉप आर्टिस्ट होते हैं, उसमें क्लैप बॉय से लेकर और हीरो हीरोइन तक सब इनमें जो है ना एक्स्ट्रा वो तक सब में वो परिवेश है। उसके बाद नेक्स्ट होता है उनका सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, इन हाउस बनाएंगे कि आउट हाउस में, आउट हाउस में विदेश में बनाएंगे, शूटिंग करेंगे या कहीं अपने पहाड़ों में हिमाचल उत्तराखंड या कहाँ की काम करेंगे। उसके बाद उसका एक पूरा मैनेजमेंट होता है, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये कि ये स्टेक सिंपल नहीं कि फीचर फिल्म बना जाए। और दूसरा हमारे दिमाग में फिल्म मीन्स फीचर फिल्म, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फीचर फिल्मों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है मोटिवेशनल फिल्म्स, हिस्टोरिकल फिल्म्स, फिल्म्स रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, कल्चरल फिल्म्स। अब देखिए कई प्रकार की फिल्में जो है। और जब फिल्म होती है तो कोई जरूरी नहीं, आजकल तो एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि पहले हमारे टाइम पे हम जब फिल्में देखते थे 3-3 घंटे की फिल्म होती थी, इनको फीचर फिल्म इसीलिए कहा जाता था, फीचर मीन्स लंबी। तो फीचर फिल्म जो है लंबी होती थी 3-3 घंटे। मेरा नाम जोकर तो बल्कि 3.5 घंटे से ज्यादा की थी, मुगले आजम 3.5 घंटे से ज्यादा की थी। तो इस प्रकार की क्योंकि उस समय लोगों को समय होता था देखने के लिए, मतलब वो सोर्सेज होते थे, इंटरटेनमेंट के वही साधन थे। अब तो जब आप एक पर्दे पे घर के अंदर आप ये फिल्में देखते हैं, अब ट्रेंड क्या चेंज हो गया है कि शॉर्ट फिल्मों का ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया। मैं नेटफ्लिक्स में देखता हूँ तो उसमें इतनी हैरान करने वाली जो है 1.5 घंटे, आधा घंटे, 15-15 मिनट, 1-1 घंटे की फिल्में हैं, वो बहुत गहराई से आपको जो बहुत बड़ा कैनवास है उस तक ले जाते हैं। और एक विषय को जो बहुत गंभीर विषय है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो ऐतिहासिक विषय हो, चाहे वो सांस्कृतिक विषय हो, उसको वो अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये मतलब है कि कोई जरूर नहीं कि हम यहाँ पूरा प्रोसेस ये करें, शुरू करें। हम पहले तो कोशिश करें जो अपने लोग वहाँ हैं उसमें, जैसे हमारे साथ कार्यक्रम में हिमानी सिकपुरी जी भी आई थी, हमारे साथ और भी कलाकार आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि सर हमको यहाँ मौका मिलेगा तो हम कुछ प्रोसेस यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि ये फिल्म की एक लैब होती है, जब एक पहली गढ़वाली फिल्म बनी थी जगवाल, तो हमारे इससे में जीजा जी पीसी बलोदी जी गढ़वाल भारत मंडल के जो आजीवन सदस्य, मैं भी आजीवन सदस्य हूँ, तो उनको मुझे सहायता करने का मौका मिला। तो उसमें ये पता चला कि कितना बड़ा टीडियस जॉब है ये फिल्म एडिटिंग का। तो सिक्किमीज लड़का था वो, तुलसी धिमिरे, तो तुलसी धिमिरे ने वो गढ़वाली फिल्म एडिट की थी। आप देखो कहाँ गढ़वाली फिल्म कहाँ। और उस फिल्म में जो है ये मुंबई के बॉलीवुड के कलाकारों ने गाने गाए थे। एक मेरा अपना ही बच्चा था जो अब अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग एज में उसकी डेथ हो गई, सुहास। तो सुहास ने जो है वो फिल्म बनाई थी ये बंटवारा, और बंटवारा में उसने इतनी बढ़िया म्यूजिकल फिल्म बनाई थी, मैं आपको बताऊं कि आज तक भी वो सदाबहार जागर, नरेंद्र सिंह ने जी का डोंट थाली बजाते हुए वो जाग जाग रहे भोले भंडारी, हालांकि उस पर कई लोगों ने कॉपी की लेकिन वो चीज नहीं बन पाई। तो उस फिल्म में जाग जाग भोले भंडारी है ना, वो उस फिल्म का है। तो यहाँ हम एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना तलाश करें कि कौन कौन से प्रोसेस को हम उत्तराखंड में फिल्म का ला सकते हैं। जैसे यहाँ एडिटिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए। एडिटिंग के लिए क्या होता है, वो हाइजीनिक और इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जिसमें वो मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट हो, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो। क्योंकि उसमें फिल्म में थोड़ा सा दाग धब्बा या काट छाट में गड़बड़ी हो गई तो पूरी रील खत्म हो जाती है। ऐसा मुझे वो टेक्नीशियन ने बताया जब मैं वहाँ तुलसी धिमेरे के स्टूडियो में देखता रहता था उसको लगातार कि कितना काम, और इतना काम है कि एडिटिंग में एक एक स्टेप को 10-10 बार देखते हो, मिक्सिंग देखते हैं कि डायलॉग मिक्सिंग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ये एडिटिंग का है, एडिटिंग कोई जरूरी नहीं कि बम्बई में हो, हमारी फिल्मों की एडिटिंग के लिए यहाँ
आजकल तो जो है बहुत इजी है, आप फिल्में पूरी इंटरनेट से एक दूसरी जगह जाती हैं। पहले क्या होता था, रील ले जाने पड़ती थी। आपको ताजुब होगा, पूरी दुनिया में ना साउंड बॉक्स ले जाना पड़ता है ना रील ले जाने पड़ती है, सारा काम मीडिया इंटरनेट से होता है। ठीक है, वर्चुअल से आप कहीं देश की विदेश की कोई फिल्में आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ विधाएं हैं जिनको हम यहाँ से देते हैं। एक हो गया मैंने बताया एडिटिंग, दूसरा ये होता कास्टिंग। कास्टिंग के लिए क्या होता है, एक डाटा बैंक होता है। डाटा बैंक में हर किरदार के 10-12 लोगों के नाम होते हैं कि हनुमान जी में कौन फिट होगा, और उनसे पूछा जाता है कि भाई आप अवेलेबल हैं, ये फिल्म इस टाइप का ये सीरियल बन रहा है। जैसे सीआईडी इंस्पेक्टर के लिए करीब 200-250 नाम एक मेरे दोस्त की कंपनी है उसके पास है, 250 नाम उसके पास है कि सर ये उसमें हमारा ये यहाँ का उत्तराखंड का लड़का भी है पंथ, बहुत फेमस है, काफी सीरियलों में आ चुका है वो, क्राइम सीरियल में। और पंत जो है हमारे मित्र उदय पंत जो एडिशनल सेक्रेटरी टैंक से रिटायर हुए, उनको भतीजा है, उसके पापा दिल्ली। तो हम आगे चर्चा करें कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम एक बार ये बहस छेड़ दें और लोगों के विचार आमंत्रित करें कि कौन सी प्रोसेसिंग को, कौन सी फिल्मों की चीजों को हम शुरू करेंगे उत्तराखंड में। पूरा तो एक साथ नहीं कर सकते, अब आज ही रात शुरू हो जाए कल से और फिल्म बनाना शुरू कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग जुड़ रहे हैं, तो इसी बातों पे चर्चा करेंगे। हम बड़े सार संक्षेप में चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। और आपको प्रश्न महिपाल और पवन पूछेगा, अगर उन प्रश्नों को आप समझते उत्तर देना है तो ठीक है, आपके पास उत्तर है, उसके पास आपके पास जानकारी है, नहीं है तो आप कहिए कि हमको हमारे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हम हमारे पास सारी जानकारी हो। तो महिपाल आगे शुरू करो। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं रेशमा साजी से आग्रह करूंगा कि एक हमारे मांगलों के साथ, जिस तरह से हमारा कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, तो एक हमारे मांगलों के साथ उसका हमारे चौहान जी हमारे साथ रहेंगे। आई थिंक उनके सर सिग्नल में प्रॉब्लम है। ऐसा है, चौहान साहब को जाना है, पहले सीधे चौहान साहब को ले लो फ्रेम में। अच्छा, हाँ जी चौहान साहब, आप पूछो चौहान साहब से जो आपने पूछना है। हाँ चौहान साहब, एक तो हमें आपके बारे में पता करना, और दूसरा फिर हमारे फिल्मों का क्या कैसे भविष्य है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की फिल्में जो हैं वो किस लेवल पे हैं और कैसे बन रही हैं, थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं सर। मैं आपको इसको उत्तराखंड की जो फिल्मों का भविष्य और उत्तराखंड में फिल्मों के क्षेत्र में वर्तमान में क्या हो रहा है, इसको 2 सेक्टर में विभाजित करना चाहता हूँ। नंबर 1 की 2015 में उत्तराखंड की फिल्म पॉलिसी ड्राफ्ट की गई और अक्टूबर 2015 में उस फिल्म पॉलिसी को जारी किया गया उत्तराखंड में। और उससे पहले उत्तराखंड में जो फिल्मों की शूटिंग थी उसका बहुत ही कम था, कि मेरे को लगता है साल में शायद 20-25 फिल्में या सीरियल भी शूट नहीं हो रहे थे। 2015 में जब हमारी पॉलिसी ड्राफ्ट हुई और पॉलिसी जारी की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसके बाद में कह सकता हूं कि लगभग 150 से 250 फिल्में, सीरियल, टेलीफिल्म उत्तराखंड में प्रतिवर्ष शूट हो रही है। उसी का ये नतीजा है कि उत्तराखंड राज्य को 2019 में और 2018 में बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। अब जो फिल्म पॉलिसी में हमारे में मुख्य बातें उसमें जो रखी गई है सरकार द्वारा, उस बातों को आपके सम्मुख दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक, यदि हिंदी फिल्मों को उत्तराखंड में 75% शूट करते हैं तो उसमें 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्राविधानित की गई है। और यदि आप गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी जो उत्तराखंड की बोली भाषा है, उसमें यदि कोई फिल्म आप उत्तराखंड में 75% शूट करना चाहते हैं, उसमें 25 लाख तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रोसेस है। इसके अतिरिक्त जो अन्य राज्यों की जो क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय बोली भाषा है, उसमें भी यदि कोई उत्तराखंड राज्य में फिल्म शूट करना चाहता है 75%, उसमें लगभग 15 लाख रुपए की सब्सिडी है। ये बात तो हुई आपको सब्सिडी देने की। इसके अतिरिक्त दूसरा सेक्टर, यदि आप फिल्म शूट कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो जो गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज है, GMVN के, उसमें भी 50% का हमने रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने, कि यदि कोई शूटिंग पीरियड में वो गेस्ट हाउस लेना चाहता है तो उसमें भी 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है। इसके अतिरिक्त जब वो फिल्म उत्तराखंड में रिलीज होती है, वो चाहे हिंदी फिल्म हो या गढ़वाली या कुमाऊनी फिल्म रिलीज हो जाती है उत्तराखंड के थिएटर में,
उसमें 30% जो SGST या GST है उसको रिफंडेबल का प्रोविजन उसमें रखा गया है। और इसके अतिरिक्त पहले 10,000 से 15,000 पर डे उत्तराखंड सरकार में जो एक फी रखी गई थी फिल्म शूटिंग की 2016-17 में, वो 15,000 पड़ी थी। लेकिन 2019 में फिल्म पॉलिसी को संशोधित किया गया और जो वर्तमान में शूटिंग का जो शुल्क है वो नील कर दिया है गवर्नमेंट ने। कोई भी हम शूटिंग का शुल्क उत्तराखंड राज्य में लेते हो, चाहे हिंदी फिल्म हो या गढ़वाली हो, कोई भी किसी भी भाषा की फिल्म हो, कोई शूटिंग का शुल्क नहीं है। ये तो मुख्य बात है, मैंने आपको कई फिल्म उत्तराखंड फिल्म की पॉलिसी की जो मुख्य बातें हैं। अब रही बात की उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय फिल्में उसका फ्यूचर क्या है। जो मैंने देखा है, जो स्टडी मैंने की है उत्तराखंड में फिल्मों की, जो वर्तमान में आपने देखा होगा बहुत फिल्में बन रही है उत्तराखंड की बोली भाषाओं में, उसका शायद एक मुख्य कारण यह है कि यदि किसी ने फिल्म बनाने का प्रयास किया तो उसकी पूंजी उस फिल्म में बनाने में लगी, मेरे को लगता है वो शायद 25% जो पूंजी वापस नहीं आती है, तो एक प्रकार से वो घाटे का सौदा है। अब ये घाटे का सौदा क्यों है, उसका शायद लगभग 62 थिएटर इस समय उत्तराखंड राज्य में बंद हो गए हैं, जो आपके पौड़ी में थे, कोटद्वार में थे, या टिहरी में थे, या नैनीताल में है, जो लगभग 102 टोटल थिएटर थे, उसमें से 62 थिएटर वर्तमान में बंद हो गए हैं। और जो थिएटर बंद हुए हैं उस थिएटर में मेरे को अभी भी ध्यान है, 91 में जब मैं पौड़ी में स्टडी करता था तो वो भी थिएटर में जाते थे फिल्म देखे थे, पौड़ी में भी थिएटर था। लेकिन वर्तमान में जो 62 थिएटर बंद होने का कारण है वो शायद ये जो रीजनल गढ़वाली युवाओं की फिल्में बन नहीं रही है और उसको बनने के बाद थिएटर में नहीं लग रही है, तो थिएटर जिनके थिएटर थे उनको एक प्रकार का घाटा हो रहा था, उन्होंने थिएटर बंद कर दिए। कुछ थिएटर में या तो उन्होंने शॉप खोल दिया, या किसी को बेच दिया, या कुछ उसमें मॉल खोल दिया, इस तरह के उन्होंने। बात आती है कि उत्तराखंड में फिल्मों का जो क्षेत्रीय फिल्म है उसका फ्यूचर क्या है। जो मेरे दृष्टि में लगता है कि हमको जब तक वो फिल्म के जो थिएटर है उसको प्रत्येक शहर में, छोटे कस्बों में वो थिएटर नहीं बनेंगे, तब तक शायद उनको फिल्मों को देखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और जो पूंजी फिल्म बनाने में लोग लगाएंगे वो पूंजी वापिस नहीं होगी। तो गवर्नमेंट लेवल में इसकी ख्याल चल रही है कि उत्तराखंड में छोटे छोटे थिएटर कैसे खोले जाए। कोटद्वार में है, पौड़ी में है, टिहरी में है, गोपेश्वर में है, बागेश्वर में है, छोटे छोटे जगह वहाँ पे 70 से 75 सीट के जो छोटे थिएटर है, जो थिएटर खुल जाते हैं और वहाँ पे दर्शक निश्चित रूप से मिलेंगे क्षेत्रीय फिल्मों को देखने के लिए। तो ये तो फ्यूचर की एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि इसको थिएटरों को फिर कैसे PPP मोड पे खोला जाए। अब रही तीसरी बात, उत्तराखंड की फिल्मों को रोजगार के संदर्भ में यदि हम देखें, हमको भी लगता था कि फिल्म बनाने को एक आसान सा काम है और फिल्म 2.5 घंटे की या 3 घंटे की जो फिल्म बनती है उसमें कौन सा इतना होगी या उतना कितना समय लगता होगा। लेकिन मैंने देखा जब हिंदी फिल्म उत्तराखंड देहरादून की शूटिंग में कई शूटिंग में देखने गया, उन लोगों का ये कहना था कि 10 या 12 घंटे की पर डे शूटिंग करते हैं, जब उसको एडिट करते हैं केवल एक में 2 मिनट का हमको मिलता है। एडिट करने के बाद 2 मिनट की फिल्म बनती है एक दिन में। तो ये बहुत ही मतलब पूंजी लगने वाला ये सेक्टर है फिल्म। लेकिन 3-4 साल में जैसा में काफी सुधार हुआ है और बॉलीवुड की फिल्में उत्तराखंड में हो रही है, उससे एक रोजगार के साधन में उत्तराखंड राज्य में सृजित हुए और साथ ही साथ सरकार को भी राजस्व के रूप में काफी धनराशि प्राप्त हो रही है, जो हम लोगों को शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उत्तराखंड में पिछले 2 साल पहले स्टूडेंट ऑफ फिल्म को उन्होंने लगभग 55 दिन उत्तराखंड में मसूरी में कोई मैंने केस स्टडी की थी उस फिल्म, क्योंकि उस फिल्म को शूट करने से उत्तराखंड राज्य को क्या फायदा। जब मैं उसके देखे वो जिसकी बात कह रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ पार्ट 2 करब जौहर की फिल्म थी, तो 55 दिन उत्तराखंड में जब उन्होंने उस फिल्म को शूट किया तो लगभग
जो बिल वाउचर की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में खर्च करी फिल्म में। उसमें कोई हीरो हीरोइन की फीस नहीं थी। वो जो 13 करोड़ की धनराशि उन्होंने खर्च करी, वो होटल्स पे, कार पे, या के जूनियर आर्टिस्ट पे, यानी उत्तराखंड राज्य में ही 13 करोड़ की धनराशि खर्च की। तो उससे क्या फायदा हुआ? एक तो हमारे होटलियर्स को फायदा हुआ, एक हमारे कार वालों को फायदा हुआ, एक कैटरिंग वालों को फायदा हुआ। देन यदि उसका 18% आप जीएसटी भी जोड़ते हैं तो 2 करोड़ से अधिक की धनराशि उत्तराखंड राज्य को राजस्व के रूप में उस जीएसटी के रूप में। तो पिछले मैंने एक अध्ययन किया था कि 2015-16 के बाद भी उत्तराखंड राज्य में फिल्में शुरू हुई है, तो जो लगभग उत्तराखंड राज्य को उसका राजस्व मेरे को लगता है 300 से 400 करोड़ रुपए तक का तो राजस्व उत्तराखंड राज्य को ही उससे मिला। और रही बात सिर्फ उत्तराखंड शुरू हुई, जो यहाँ के हमारे आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट, कई उन लोगों को फिल्मों में काम भी मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि उनको शायद उतना मिल रहा होगा जितना उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जब बॉलीवुड की फिल्म उत्तराखंड राज्य में शूट होने आती है तो एक मैंने देखा कई लोगों की शिकायतें भी आती है कि सर हमको उसमें फीस कम दी। तो मैंने लोगों को एक कहा कि टारगेट आप रखो कि यदि आप किसी फिल्म में काम करना है, जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी करना है, जब आप एक अपनी धनराशि निश्चित कर लेंगे कि मैं 10,000 15,000 पर डे के से कम में काम नहीं करूंगा, तो जो बॉम्बे से आर्टिस्ट आते हैं वो लेते हैं, मैंने देखा है वो देते हैं पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं देते। लेकिन होता क्या है कि हमारे लोकल आर्टिस्ट है वो कहते हैं सर फिल्म में काम मिल जाए, चाहे 2,000 रुपये ही मिल जाए, मैं कर लूंगा। उससे क्या है कि उनको जो सही मेहनत का पैसा मिलना चाहिए पैसा नहीं मिल पाता है। तो एक तो हमको इस दिशा में जो लोकल आर्टिस्ट है उसमें एक आप लोगों को काम करना चाहिए, जैसे हमारी सुन भी रही है। यदि आप एक निश्चित कर दें पूरा एक उत्तराखंड में एक ऐसा बना रहे हैं, बल्कि मैं प्रयास कर भी रहा हूँ एक डायरेक्टरी हमारी बन जाए कि उत्तराखंड के फिल्म प्रोड्यूसर कितने हैं, आर्टिस्ट कितने, एक उसका एक पूरा एक कॉम्पैक्ट एक डायरेक्टरी बन जाए ताकि वो लिंक हो जाए। और उसके अंदर कोई भी फिल्म उत्तराखंड में भी बॉलीवुड की भी शूट होती है, उनको कोई आर्टिस्ट चाहिए तो वो लिंक हम लोगों से करें और उस पर एक आर्टिस्ट जब उनका यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में हमारे आर्टिस्ट की उनको जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत हो तो वो आर्टिस्ट हमको दे सके और उनको एक सही मेहनताना मिल सके। तो मेरा तात्पर्य तो आपको ये कहने का ये है कि वर्तमान में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बॉलीवुड का तो बहुत रुझान उत्तराखंड राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए हुआ है। और इस दिशा में सच कुछ मैंने भी 3-4 साल में काफी मतलब एक प्रयास किया सरकार के माध्यम से, मुंबई जाके, गोवा में जाके फिल्म फेस्टिवल में भाग लेके और उनको मतलब यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए आप आइए उत्तराखंड राज्य में फिल्मों को शूट करिए। उत्तराखंड से जो भी फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए या जो आपको चाहिए फैसिलिटी देने के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार है। तो पिछले 4-5 साल जिसमें मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में काफी बढ़ोतरी हुई है और उसमें बड़े बजट की फिल्में मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में शूट हुई है। और लोकल की जो फिल्म अभी भी मैं बता रहा हूँ कि उसमें अभी भी बहुत ही नाम मात्र की शूट हो रही है उत्तराखंड राज्य में, बन रही है। उसका कारण मैंने कहा कि क्योंकि उनको पैसा जब लगा वापस नहीं होता है, तो इस दिशा में लोकल प्रोड्यूसर उसमें अभी फिल्में नहीं बना रही। ठीक जी राव जी। हाँ जी, धन्यवाद सर आपका। वाकई आपने जो हमें ये बताया फिल्मों के बारे में ये बहुत ही सराहनीय है। और अब हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी फिल्मों का शुभारंभ हो। और फिल्में तो बन रही है लेकिन बहुत कम बन रही है। तो मैं सर अब हमारी जो लोक गायिका है रेशमा शाह, वो हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगा कि मैडम एक तो आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। माइक आपका म्यूट। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है? मैडम आपका माइक म्यूट है। रेशमा जी आपका माइक म्यूट है। नहीं आ रही। ये माइक ऑन कीजिए रेशमा बिटिया, माइक ऑन कीजिए। वो बटन होता है ना उसमें आपके मोबाइल पे, जहाँ पे होगा उसको क्लिक करके ऑन कीजिए मोबाइल। नेटवर्क का इश्यू है सर थोड़ा। हाँ जी, अच्छा हाँ नहीं, जी, आपको हो गया। आ रही आवाज आ रही। जी हो गया। अब बोलो। ठीक है, आवाज आ रही। हाँ आ रही है सर।
हाँ जी, हम चाहते हैं मैडम हाँ जी, अब आप हमारे चौहान साहब ने तो हमें फिल्मों के बारे में बता दिया। हम चाहते हैं कि एक आप हमारे लोक गायिका उत्तराखंड की तरह एक आपकी प्रस्तुति है, फिर हम चौहान साहब से थोड़ा बात करें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगी और जैसे कहा चौहान सर ने कि हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जिस तरह वो मेहनत करते हैं, उस तरह उन लोगों को एक उनकी मेहनत का फल उन लोगों को उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में कलाकारों की कमी भी नहीं है और चलो आप लोगों को सबसे पहले आपने कहा कि मैं एक गाना सुनाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले भगवान हमारे यहाँ मांगल जिसे कहते हैं कि शुभ कार्य के लिए एक मांगल गाया जाता है, तो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। चौसा दियो पिंगारे पिठाई चौसाले दियोले जय जय मासुदेवा जसा दियो बादरी के तारा और इसी में मैं एक माँ यमुना जी का ही जो मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग है वो आप लोगों के बीच में यमुना को किनारो के भाग्यानु तैर दो यमुना को किनारो बड़ा भाग्यानु तैर दो यमुना को किनारो बड़े भाग्यानु तैर दो यमुना जी का दर्शन बड़ा भाग्यानु तैर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, अभी हाँ जी हम मैडम। लोग आज बहुत अच्छे हमारे बीच में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो कुछ हम लोग कुछ और अच्छी कुछ चर्चाएं करेंगे गीत हम लोग गाते रहेंगे बीच बीच में आप लोगों के बीच में। हाँ, जी यस मैडम, ये तो आपको तीनों गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी आप तीनों जो हमारे लोक गीत हैं आप तीनों गाते हैं। जी तो जी हमारे साथ हमारे एक बुद्धिजीवी गंगोत्री से हमारे विजेंद्र पवार जी जुड़े हुए हैं और उनकी काफ़ी फ़रमाइश थी कि आपके गाने वो काफ़ी सुने उन्होंने। तो मैं विजेंद्र पवार जी आपको चाहूँगा कि आप ज़रा 2 मिनट हमें बताएँगे कि एक तो हमारे गंगोत्री का भी क्या मौसम है और उसके बाद फिर हम मैडम के पास आएँगे। आपका माइक म्यूट है पवार जी, अनम्यूट करना पड़ेगा माइक आपको। अच्छा ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। खाला सर प्रणाम। पैर छू के हमारे गुरुजी रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य की बात है। चौहान जी को नमस्कार, रेशमा जी को बहुत नमस्कार और आप लोग तो हमारे क्लासमेट हैं, नेपाल जी और ये पवन जी। गंगोत्री में अभी मौसम हर घंटे बदल रहा है। सुबह से पहले धूप थी, फिर बारिश हुई, फिर धूप आई, फिर बारिश हुई है। अभी मौसम आप देख रहे होंगे अभी थोड़ा बिल्कुल साफ हो गया। जब मैंने वहाँ गंगोत्री का आपको लाइव किया था तो उस समय बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अभी मौसम अच्छा हो गया है। और कल रात को वो सामने जो चोटी दिखाई दे रही है वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी है। परसों वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी और बर्फ़ पड़ी है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे गंगोत्री की सबसे बड़ी चीज़ है हवा बहुत कम चलती है। थोड़ा नेटवर्क का इशू है मैं क्षमा चाहूंगी आप लोगों से आपकी। जी जी जी, जी नहीं जी नहीं, हाँ जी, हाँ बात जी। क्या है। हाँ महिपाल जी और बताइए और क्या बताऊँ। मैडम अब हम यहाँ आपके का पास जो आप आएँगे। लोगों को आज सबसे बहुत सुखद बात ये है कि आज गंगा दशहरा है और यहाँ पे हेलो मैंने आज आ, स्नान भी किया है। आ रही है सर आवाज। हाँ जी, आ रही है, परफेक्ट है। आज गंगा अ, दशहरा है जी और यहाँ पे टूरिस्ट तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अलाउड नहीं है। केवल कुछ ही स्थानीय यहाँ पे जो मंदिर समिति के लोग हैं ये है और सरकारी लोग हैं। यहाँ पे आदमी बिल्कुल भी नहीं है, आपने देखा होगा इतनी देर से मैं लाइव कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सूर्या कुंड है, ये तो सूर्या कुंड बोलते हैं। बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य है इसका। पवार जी हम चाहते थे हमें आप गंगोत्री का टेम्पल धाम दिखा दीजिए। टेम्पल में थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मैं अभी सूर्या कुंड पे आ रखा हूँ। तो अच्छा। आप अगले कुछ
आपका जो वार्ता चालू है, तो जब मैं जाऊंगा वहाँ पे तो तो यहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल है कि हमारे जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो देखते हैं और हमें सब लोग देख रहे हैं तो हम उनको बताएं कि ये चीजें गंगोत्री के आसपास में फेमस है। ये बहुत सुंदर वैली है पूरी गंगोत्री। ये गंगोत्री जो है ये केवल गंगोत्री में नहीं, उत्तरकाशी से वैली शुरू हो जाती है। ये पूरी वैली बहुत ही सुंदर है। हमारा जो हर्षिल है, हर्षिल में आपको मालूम होगा कि रामतेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। ये और बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई थी। और धराली है, मुखबा है, सुक्की टॉप आता है। और ये इसके ऊपर जो है ना भटवाड़ी है, भटवाड़ी के ऊपर एक गहरा बुग्याल आता है, वो भी पिक्चरों के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पे सैकड़ों बुग्याल हैं, तालाब हैं, लेक बोलते हैं जिसको, कई सारे लेक हैं, बहुत बड़े बड़े लेक है। और यहाँ पे ये इसी मेरे मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे से जो एक रास्ता केदार ताल के लिए जाता है, जो बहुत ही अच्छी जगह है। और गंगोत्री से 19 किलोमीटर आगे गौमुख है, उसके ऊपर नंदनवन तपोवन है। यहाँ से केदार और बद्री दोनों के रूट्स जाते हैं। उस रूट पे बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं। और जो हमारी सबसे माँ गंगा है, ये पूरे वर्ष भर बहती रहती है। जैसे भारत के कई हिस्सों में जो नदियां हैं उनमें अन्य टाइम पानी सूख जाता है, लेकिन ये भागीरथी गंगा में पूरे हमारे सभी नदियां हिमालय उत्तराखंड की सभी नदियां जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। तो ये भी एक अपने आप में अलग ही महत्व रखता है। जो पिक्चरों के लिहाज से अगर इस चीज को देखा जाए तो हमारे पास वर्ष भर यहाँ पे शूटिंग का हो सकती है किसी भी मौसम में आदमी, क्योंकि जैसे जो हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी ये जो इलाके हैं, जैसे रेनी सीजन में यहाँ पे भी शूटिंग हो सकती है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। पहाड़ में आने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। वीरेंद्र जी आपको रोकेंगे, कंटिन्यू में रहना आप हमारे साथ में। रेशमा मैम है और उनका एक गाना है जो गंगोत्री धाम पे है। तो मैम आपसे थोड़ा निवेदन करेंगे, सभी दर्शक सुनना चाह रहे हैं कि जो कुरेडी वाला जो आपका गाना 3 करोड़ लोगों ने देखा, और ऐसा आपका जो एक गंगा के प्रति आपकी जो आवाज है जरा एक बार सुनाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा मैम, प्लीज। रेशमा मैम सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी। हाँ जरूर मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे अपने उत्तराखंड की प्रकृति से बहुत प्यार है। और मैं आपको थोड़ा सा जाने के बाद में मसूरी भी दिखाऊंगी कि मसूरी में इस समय कैसा मौसम है। और यहाँ आजकल हमारी पहाड़ी कुरेड़ भी लगी छ। और तो मैं गाती हूँ। जी जी मैम प्लीज। देखना माई मोरो देश, कुंडी हटे डांड के कोरेला, देखना माई मोरो देश। फुलट कराली फुलट होडाडी फुलोली दाई, बिसुता जुड़ाले माय तरा, ओ माय मामा बिसु के जाने गजमुना मामे दुबाया, कुंडी हट डांड के कोरिया, देखना दे माय हमरो देश, कुंडी हट डांड के कोरिया, देखना दे माय हमरो देश। बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुसे मैम। आपकी जो मखमली आवाज है उसमें जादू है, और जो आपके हमारे जो दर्शक हैं आपकी आवाज के मुरीद रहते हैं। और आपने जौनसार भावर का जो क्षेत्र है वहाँ की जो संगीत है, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, उसको आपने एक ग्लोबल परिदृश्य में लेके आए हैं। तो इसका भी आपको हमेशा साक्ष्य रहेगा, धन्यवाद रहेगा। और आपको हमेशा इस चीज के लिए याद किया जाएगा कि हाँ, आपकी आवाज ने इसको ग्लोबल तक, वोकल टू लोकल बोलते हैं, लोकल फॉर वोकल। तो आपने जो जौनसार भावर का जो आप लोगों को सर एक छोटे सी झलक में मैं आपको जी प्लीज प्लीज। वाह वाह क्या बात है। एक झलक सर आपको मसूरी की मैं दिखाती हूँ।
जी 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 मैम प्लीज, हेलो सो नाइस ऑफ यू। हाँ जी हाँ देख रहे हाँ हैं। इस वाह, तरह वेरी झलक नाइस। मसूरी की भी दिखाना चाहते हैं। जी मैम, बहुत सुंदर बादल लगे हुए हैं, बारिश हो रही है उत्तराखंड में झमाझम पिछले 2-3 दिन से। और अरे कनेक्टिविटी में भी शायद बीच में वो भी बादलों की तरह हाँ रुक रुक के पवन, कनेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ, रुक रुक के कनेक्ट हो रहा है। चौहान देखो साहब भी महिपाल ज्वाइन ये कर रहे हैं। हाँ चौहान साहब जी ज्वाइन करेंगे। ये है मसूरी का दृश्य वाह, दृश्यावलोकन आपको बिल्कुल लाइव दिखाया जा रहा है सर इसमें। और जो भी दर्शक देख रहे हैं जरूर लुत्फ ले रहे होंगे। सभी बहुत घरों में बैठे हुए हैं और अपना वीकेंड जो है संडे का अपना ही बरसात का जो एक रौनक होती है, जो पहाड़ों पे जो दरख्त होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वहाँ की हवाएं एक रवानगी और वो रवानगी जो रहती है दिलों में मौसम में जीवंत करती है विचारों को। तो वो ऊर्जा हमें प्रदान करती है। लोग शहर से भाग के पहाड़ों पे जाते हैं और उसका लुत्फ लेते हैं। तो ये आपके लिए घर बैठे आप सभी जो देख रहे हैं, जो संवर रहे हैं, जो हमें बारंबार हमें याद करते रहते हैं, हमें सुझाव भेजते रहते हैं, तो आप सभी इसका मनोरंजन लें। हमारे जो फेमस गायिका है जौनसार भावर उत्तराखंड क्षेत्र से कश्मीरा शाह मैम, उन्होंने मन जताया और अपना एक एक दृश्यावलोकन वो करा रहे हैं मसूरी का। मैम कश्मीरा मैम, आप अपनी आवाज में थोड़ा पवन गुनगुनाएंगे पवन तो। हाँ 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 जी मैडम। जी मैम, कश्मीरा मैम आपकी जो आप रेशमा रेशमा दृश्यावलोकन जो रेशमा कराया, हाँ रेशमा मैम आपने जो दृश्यावलोकन जो कराया है, मैं क्षमा चाहूंगा। तो ये आपकी जो आवाज है मैम, तो ये मैच कर रही है जो मसूरी का दृश्य दिखाया है। बिल्कुल मन कर रहा है कि अभी भाग चले मसूरी। तो एक गीत आपके मुंह से और सुनेंगे, फिर हमारे साथ चौहान जी हैं, उनसे प्रश्नोत्तर करेंगे और क्या जी योगदान रह सकता। मैम आप एक कलाकार हैं, आपने जी जी जिया है, आप अपना प्लीज मैम एक अपनी आवाज में एक जादू भरी आवाज प्लीज। जो आपको अच्छा लगता हो, आपका सबसे अच्छा गीत और काफी। आई थिंक पवन, उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम। नहीं सुनाई देगा होगा। बादल बरसात हो रही है ना, झमाझम बरसात हो रही है महिपाल, तो शायद इस वजह से भी कुछ हो रहा होगा। उधर से हमारे साथ के चौहान जी भी शायद ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी दृश्य दिखा रहे हैं सर देहरादून से। ये भी अपने आप में एक संयोग है। हाँ कश्मीरा मैम आप सुन पा रहे हैं? रेशमा मैम हेलो हेलो। पवन, मैं चौहान साहब को लेता हूँ। हाँ हाँ जी जी, जी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सर आपके विचार सुनिए, काफी आपने गहन मंथन करके जो डिटेल्स बताई सर, तो काफी लोगों को इसका फायदा होगा। जो लोग जो हमारे दर्शक हैं, जो उत्तराखंड फिल्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो सर ये जानना चाहूंगा जो इंडस्ट्री है उत्तराखंड में, ये फिल्म इंडस्ट्री का एक जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट संभावनाएं है सर, उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है उत्तराखंड के जो इकोनॉमी बूस्ट में, जो 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आवाज गड़बड़ हो रही है पवन, आवाज गड़बड़ हो रही है। पवन, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। चौहान साहब, मैं रिकॉल कर देता हूँ। मैं पवन का जो प्रश्न है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी, हाँ जी, हाँ चौहान साहब, हमें जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे उत्तराखंड में फिल्मों के बारे में, और जब एक OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है, तो उस OTT प्लेटफॉर्म पे हम जो हमारे आर्टिस्ट हैं और जो हमारे सारे लोग हैं सारे लेवल के, वो किस तरह से सर फायदेमंद हो। आई थिंक पवन, चौहान साहब की भी डिस्कनेक्ट है, नहीं शायद वो मोमेंट में है, इस वजह से मुझे लगता है कि शायद वो कहीं कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है उनकी। महिपाल अपने आप में एक सोचने का एक बिल्कुल एक मूल विषय है कि जो फिल्म बोर्ड है वो अपनी संभावनाएं और अपने स्वाभाविक
कार्य कर रहे हैं वहां पे किस बात की, किस चीज की संभावनाएं हैं? मुझे लगता है सर पर्यटन विभाग को और फिल्म जो काउंसिल जो बोर्ड है उत्तराखंड का, उनको मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम बार बार चार धाम बद्रीनाथ दिखाएंगे तो शायद उसमें उतना पोटेंशियल। हेलो हाँ हेलो हाँ जी चौहान साहब आ रही हो। जी, वो थोड़ा सिग्नल मैं आपको ये कहना चाह रहा था, आपने अच्छा प्रश्न किया। जैसे अभी तक जो मैं सब्सिडी वाली बात बता रहा था, तो अभी वो सब्सिडी केवल फीचर फिल्म में थी उत्तराखंड राज्य की, जो पॉलिसी वर्तमान में है। लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है और इसमें जो आगे देखा है हम लोगों ने, तो उसको पूरा अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड राज्य नई पॉलिसी ला रहा है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म और फीचर फिल्म का सीरियल्स वगैरह भी है, उसको भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो निकट भविष्य में आप जल्दी से जो सब्सिडी वाला पार्ट है वो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा और सीरियल में भी मिलेगा। उसका लाभ सभी को प्राप्त होने वाला है निकट भविष्य में, जैसे पॉलिसी में अमेंडमेंट हो जाता है। लेकिन जो वर्तमान की पॉलिसी 2015 और 2000 अमेंडमेंट 2019, उसमें अभी केवल और केवल सब्सिडी का जो पार्ट है वो फीचर फिल्म में है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि निकट भविष्य में, मेरे को लगता है 4-5 महीने के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो फिल्म्स होगी, और क्योंकि चूंकि जमाना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का है, उसमें सब्सिडी देने का प्रोविजन उत्तराखंड सरकार करने वाली है। जी चौहान साहब, अब एक टिपिकल क्वेश्चन ये है कि रेशमा शाह भी यहाँ पे हैं और एक आर्टिस्ट है और इनका अपना यूट्यूब चैनल है। हमारे उत्तराखंड में जो है यूट्यूब चैनल पर अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो उसके लिए एक आर्टिस्ट कहाँ कंप्लेंट करेगा? क्योंकि अभी तक टेक्निकल बोर्ड की कोई ऐसी लॉ गवर्नेंस नहीं है कि कोई थाने में जाके कंप्लेंट कराएगा, कहीं कराएगा। तो उसके लिए सर कोई है हमारे यहाँ पे सोसाइटी और सिस्टम? नहीं, मैं आपको कहूँ कि जो अभी भारत सरकार ने जो मीडिया को अभी अप्रूव किया है, जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की कंप्लेंट्स करें कहाँ, इसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी गठित कर रखी है। और इसमें आप पुलिस से एक अलग से इन्होंने क्राइम, सोशल मीडिया में जो क्राइम्स या जैसे आपने कहा कि कहाँ इसका हम लोग कंप्लेंट्स करें, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राज्यों को भी उन्होंने कहा है कि आप जिलाधिकारी के यहाँ इसको कर सकते हैं। बट अभी तक इसको पूरी पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई यूट्यूब वाली और सोशल मीडिया में जो लोग कर रहे हैं, तो अभी पूरी तरीके से इस पे पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं हुई है। लेकिन निकट भविष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार इसमें पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा। मैंने कल ही जो सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर सर है, उनका बयान में देखा था पेपरों में कि जल्दी इसके संबंध में एक पॉलिसी आने वाली है। जी लेकिन सर जो अपना अब हमारे आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आर्टिस्ट हमारे उस लेवल के नहीं है या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंप्यूटर में बैठ के और यही काम करते रहें और अपने पहले गाने को अपलोड करें, फिर उस गाने को हिट करें, फिर उसके बाद किसी ने उस गाने को कॉपी स्ट्राइक कर दिया, किसी गाने कॉपी राइट्स भेज दिया, चाहे वो कैसे भी भेज दिया, तो और उनके पास कोई चारा भी नहीं है कि वो कहाँ जाएं। तो उसके लिए सर ऐसा कौन सा मतलब कोई है ऐसा अभी तक हमारे पास देहरादून में कहीं उत्तराखंड? नहीं, मैंने कहा कि अभी मान लीजिए जैसे यूट्यूब वगैरह में आप कोई भी सॉन्ग डाल रहे हैं, वो तो फिर एक आप मुकदमा कर सकते हैं उनके खिलाफ कि हमारा कॉपीराइट है उसके लिए। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अभी कोई ऐसी समिति नहीं कि जिसपे वो डिसाइड कर सके कि आपका कॉपीराइट है। उत्तराखंड सरकार या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अभी ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा है कि हमारे महिपाल उसमें ऐसा है कि कॉपीराइट एक्ट में और पेटेंट एक्ट में दोनों में प्रोविजन है कि अगर आपका पेटेंट या कॉपीराइट कोई वायलेट करता है तो आप सीधे उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है वहाँ, कॉपीराइट डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्टर करता है, आप वहाँ भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। बेसिकली इट इज ए क्राइम, कॉपीराइट पेटेंट में इट इज डिक्लेयर्ड एज ए क्राइम। तो आप जैसे लोकल क्राइम की कंप्लेंट करते हैं, आप किसी भी थाने में किसी भी जगह वो कर सकते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइज लेवल पे जैसे चौहान जी ने बताया वो अब शुरू होने वाला है। जब ये रविशंकर प्रसाद जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा काम होना बाकी है और वो काम आपको ये 3-4 महीने में दिखाई देगा। तो अभी ऐसे ऑर्गेनाइज कुछ है नहीं, तो आपको कॉपीराइट एक्ट के तहत ही एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ठीक है सर। मैं चौहान साहब जी, मेरा प्रश्न अभी है कि फिल्मों में आते हैं जो हमारी सर फिल्में हैं, हमने देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो पहाड़ी फिल्में होती हैं उनको जो है उतना तवज्जो नहीं मिलता और उनको उतना मतलब वो इतने हिट नहीं होते। और जो आपने अभी पहले ही बताया था कि जो पैसा लगता है वो भी रिकवर नहीं होता। तो सर आप वहाँ बोर्ड में बैठे हो, क्या लगता है सर आपको कि ये चीजें मतलब कौन बंदा आएगा जो फिल्में बनाएगा और फिर सारी चीजों को स्टडी कर
एक हमारे उत्तराखंड का जो फिल्मों का भविष्य है उसको एक लेवल पे लाएगा? जैसे मैंने कहा कि भविष्य बहुत अच्छा है उत्तराखंड फिल्मों का, मैंने जैसे कहा, लेकिन उसके लिए हमको ग्रास रूट पे काम करने की आवश्यकता। जैसे मैंने कहा कि थिएटर 62 थिएटर ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, तो सबसे पहले काम तो क्या, आपको थिएटर पहाड़ों में खोलने पड़ेंगे जिसमें वो फिल्में उत्तराखंड की लग सके। अब सपोज आप देहरादून में कोई गढ़वाली फिल्म लगा रहे, तो मैंने देखा है कि उत्तराखंड में यदि गढ़वाली फिल्म होता तो थिएटर में कोई देखने जाता ही नहीं है, क्योंकि वो एक शहरी जैसा माहौल हो गया, तो सोचते हैं कि मैं क्यों देखूं वो फिल्म। जी जी सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं सर आपको बिल्कुल जी। रोकूंगा और जी। माफी चाहूंगा सर, अगर कुछ माफी चाहूंगा मेरे से कुछ गलत निकले। बाप ने जी। मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज, जी इस शब्द पे परिभाषित होना चाहिए। आप अगर जिस जमाने में थे, टेलीफोन चलते थे गाँव में, रेडियो चलता था, घड़ी बजती थी, टाइम दिखाता था, गांव तब भी चलता था। आज की डेट में रेडियो गायब हो गया, घड़ी गायब हो गई, आपके हाथ पे कड़ाई घड़ी गायब हो गई और मोबाइल ने ले लिया। और मोबाइल में 65% भारत के जो लोग हैं मोबाइल में चले गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में चले गए हैं। एक तरफ आप ओटीटी की बात करते हैं, एक तरफ सिनेमा घरों की बात करते थे। मुझे लगता है शायद वो सिनेमा घर नहीं चलेंगे सर, बिल्कुल नहीं चलेंगे। 62 बंद हो गए हैं, जो बचे हैं 50 वो भी बंद हो जाएंगे। लोग अपना पब्लिक पार्टनरशिप में पेमेंट करके खर्च कर देंगे, लेकिन देखने सर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक ग्राफ होता है। बीइंग अ मैनेजमेंट गुरु, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, मैं भी उत्तराखंड में रहा हूँ सर। मैं भी 14 किलोमीटर स्कूल जाता था। देवप्रयाग में मेरा घर है जहाँ से गंगा बहती है, और मैंने रिसर्च किया सर, वो थिएटर बंद होने वाले हैं, नहीं चलेंगे। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, अगर कुछ चीज़ हो तो टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करें, कोलैबोरेशन करें पर्यटन के साथ में। पर्यटन विभाग में कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो अनपॉपुलाइज्ड हैं, जैसे देवस्थानम बोर्ड है, वहाँ पे जो छोटे छोटे लेसर नोन डेस्टिनेशन है, उन डेस्टिनेशन को प्रमोट करें, वहाँ पे फिल्म शूटिंग के अप्रूवल्स दें, एक कोलैबोरेशन करें गवर्नमेंट बॉडी के साथ में, तब ये चीज़ें चलने वाली हैं। और उनसे जब तक लोकल पर वोकल नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक विकास होने वाला नहीं है। लोगों को रोजी रोटी मिलना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उत्तराखंड में। आप थिएटर बना दोगे, थिएटर बन के पैसा खर्च हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा सर, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है जिसपे सब कुछ उसको दिखता है। आप भी देखते होंगे, आप भी, आपके भी बच्चे होंगे घर में, आपकी टीवी बंद होगी सर। बच्चे पहले फाइट होती थी कि मुझे देखना मेरा चैनल, कार्टून देखना, पिताजी बोलते थे मुझे न्यूज़ सुननी है, लेकिन आज की डेट में टीवी बंद है, टीवी भी ऑब्सोलीट होने वाला है सर। तो कहाँ आप थिएटर की बात करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, एक विचार है मेरा, ये जरूरी नहीं कि जिस बंदूक से बाप ने शिकार किया था उसी बंदूक से मुझे शिकार करना है, भूल जाइए सर, प्लीज कैरी ऑन चौहान साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि थिएटर यदि नहीं लगेंगे तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो थिएटर पे कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन आप अभी भी देख रहे होंगे, आप ये कोविड के दृष्टिगत जो ये दूसरा एक क्राइसिस हुआ कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने के, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाने के बाद भी जो बड़ी फिल्में हैं आप देख रहे होंगे वो थिएटर पे जाने के लिए लालायित है। ऐसा क्यों? नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि बॉलीवुड की फिल्में और हम न्यू डेस्टिनेशन कर रहे हैं उत्तराखंड में। न्यू डेस्टिनेशन मैंने कहा कि जैसे टिहरी में कोई फिल्म शूट होती नहीं थी, लेकिन कई फिल्में टिहरी में शूट हो रही है, चोपता में फिल्में शूट हो रही है। अभी एक बड़े प्रोड्यूसर को मैं आपके ऑली ले गया, उन्होंने कहा मैं पूरी फिल्म यहाँ पे शूट करूंगा। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए जो मैंने कहा, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे छोटे जो डेस्टिनेशन है उसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा उत्तराखंड में। बॉलीवुड की फिल्में शूट होगी और उससे रोजगार भी मिलेगा। मेरा कहना दूसरा है, मेरा कहना है कि जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में हैं उसको हम कैसे यहाँ पे एक मार्केट उसका तैयार करें। अब उसके लिए हमने जैसे कहा कि उत्तराखंड की बोली भाषा की फिल्म, हमने तो कहा कि आप 2 हफ्ते तक उसको उत्तराखंड के किसी भी थिएटर में लगा सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी में किया है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो आपको एक तो क्वालिटी फिल्म बनानी पड़ेगी, तब आप उसको देखेंगे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो गवर्नमेंट ने जितनी हेल्प करनी, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट तो उत्तराखंड की फिल्मों, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, सब्सिडी देने के लिए भी तैयार है, और कोई शुल्क नहीं ले रही है शूटिंग के लिए, उसके लिए भी तैयार है। और फिल्म रिलीज हो जाती है उसके लिए 30% तक SGST में भी क्या बोलते हैं छूट प्रदान कर रही है, उसको रिफंडेबल कर रही है। तो गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है, लेकिन जहां तक फिल्मों को बनाने या उसका पैसा वसूल होने वाली बात है, तो ये कहीं ना कहीं उस क्वालिटी की फिल्म हमको बनानी पड़ेगी जिससे दर्शक उन फिल्मों को थिएटर में बोले या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बोले दोबारा देखें। जी बिल्कुल सही, ऐसा कहा, सही कहा पवन। सुनो, ऐसा है कि हर
OTT का अलग मार्केटिंग है और फीचर फिल्मों की ये जो है उनकी अलग मार्केटिंग है। मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल, कि निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक पीढ़ी देखती है, जरूर देखती है। मैं भी घर में टीवी नहीं देख रहा हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप थिएटर को डिनाई नहीं कर सकते। आज की डेट में भी जो बॉलीवुड की बड़ी फिल्में हैं, लोग थिएटर पे जाना, संडे है तो संडे को लोग सोचते हैं कि चलो फैमिली के साथ जाते हैं, थिएटर में फिल्में देखेंगे, शाम को डिनर करके वापस आएंगे। तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ राव जी, थोड़ा सा मैं आपको माफी चाहूंगा आप सभी पैनलिस्ट से कि मैं थोड़ा सा एक दूसरे मीटिंग में था, गांव में आया हूँ, उसमें जाना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा लीव होना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू, धन्यवाद आपने सर, थैंक यू सर, थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू। सेफ एंड साउंड जर्नी सर। हाँ देखो, ऐसा है कि मैं आपको पवन एक चीज बताता हूँ, ये लैंसडाउन में पहले ग्यारसी अग्रवाल थिएटर था, ठीक है। तो ग्यारसी अग्रवाल थिएटर की जब गुणवत्ता वो नहीं दे पाए, फिल्में नहीं चला पाए, तो वहाँ कैचमेंट एरिया है, वहाँ कैंट है, आपको पता ही है। तो गढ़वाल राइफल्स ने अपने कैंट में अलग ही अपने लिए थिएटर बना दिया, जिस थिएटर पे आज भी पिक्चरें दिखाई जाती है और बड़ी पॉपुलर हैं। तो जहाँ जैसे मैं श्रीनगर बताऊँ आपको, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कितने करीब 4-1 हजार स्टूडेंट पढ़ता है। तो कई छात्र छात्राओं से मेरी बात होती थी, तो वो कहते थे कि सर यहाँ ये कोई ढंग का थिएटर नहीं है, पुराना सा वो गली में था वो अग्रवाल लोगों का, लेकिन उसमें वो उस टाइप के लोग नहीं जाते थे देखने, जैसे स्टूडेंट वगैरह वगैरह। तो श्रीनगर में जैसे आप एक अच्छा MP थिएटर या अच्छा थिएटर बना दें, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसको आपको क्लाइंटेल मिलेंगे। चौरास कैंपस में आपको पता ही है कि जब हमने ऑडिटोरियम बनाया तो वहाँ का साउंड सिस्टम जो है बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम वहाँ लगा रखा है। तो मैं क्या करता था कि CD से वो पिक्चरें दिखाता था, जैसे लगान पिक्चर दिखा दी मैंने, MBA डिपार्टमेंट में भी अपना MP थिएटर बना रखा था। लगान दिखाई, एग्जीक्यूटिव डिसीजन दिखाया, एयरफोर्स 1 दिखाई, कई ये कॉर्पोरेट पिक्चर दिखाई जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, और इतनी पसंद आती थी लोगों को कि फिर MBA की जब बात चलती थी, वो बच्चों को बताते थे कि आज हमने ये फिल्म देखी, तो मेरे को रिक्वेस्ट आती थी कि सर ये फिल्म ऑडिटोरियम में भी दिखाओ। तो ऑडिटोरियम में जिस दिन हम फिल्म दिखाते थे, अब आजकल तो पता नहीं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, मेरे टाइम पे जब मैं निदेशक था उस कैंपस का, तो गांव वालों को भी हम आमंत्रित करते थे फिल्म दिखाने के लिए। और हमने एक फिल्म फेस्टिवल किया था वहाँ, ये गढ़वाली फिल्मों का, आपको ताज्जुब होगा, पुरोहित जी को पता है। और एक फिल्म बनी थी घड़ियाल देवता, तो घड़ियाल देवता का जो प्रीमियर किया था वो हमारे चौरास कैंपस का ऑडिटोरियम में हुआ था। तो ये चीजें ऐसा ना, हमको सोच के आपको मार्केट डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को उस तरफ बताना। जब आप अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्में देखेंगे, अच्छे थिएटर देखिए, थिएटर ये जरूरी नहीं कि आपको 500 कैपेसिटी का, 700 कैपेसिटी का, ये नहीं है। आजकल छोटे छोटे थिएटरों का भी जमाना है, 100 कैपेसिटी का, जिसको MP थिएटर कहते हैं। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगता, करीब 8-10 करोड़ में वो थिएटर बन जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये देखिए, हमने पहली बार ये इश्यू रेज किया है, तो इस इश्यू में अब जब जो लोग हमारा सुन रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कि भाई हम कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में ऐसा करें कि हम लोगों को पहले ये लोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ, जो चौहान साहब ने कहा कि वो थिएटर सिस्टम जो है कहाँ कहाँ, वो हर जगह नहीं हो सकता। कोटद्वार में चल जाएगा लेकिन बड़ा थिएटर नहीं चलेगा, कोटद्वार में ऑलरेडी बंद हो गया, वो बड़ा थिएटर था एक, उसकी 350 कैपेसिटी थी, वो नहीं चल रहा आजकल, ठीक है। तो आप उसको छोटा थिएटर में करेंगे। अच्छा, फिर थिएटरों की एक होती है, उनके शो होते हैं कि इतने बजे इतने बजे इतने बजे इतने बजे। MP थिएटर में कोई शो नहीं होता। MP थिएटर में क्या हो गया, आपका 100 लोग आ गए, उन्होंने कहा साहब हमारे लिए ये फिल्म दिखा दीजिए आप, ठीक है ना, वो टेलर मेड कस्टमाइज्ड थिएटर, ये पॉलिसी। हम जनरल कॉन्सेप्ट का थिएटरिकल सिस्टम उत्तराखंड में सफल नहीं कर सकते, हमको कस्टमाइज थिएटरिकल सिस्टम जो है इसमें करना पड़ेगा। आप समझे, जैसे मैं एक बताऊं, एक और मार्केटिंग मैं बताता हूँ आपको, क्लाइंटेल एक बार और बताता हूँ। जैसे अब तो खैर COVID-19 जब ये दूर हो जाएगा ये पीरियड, तो मैं बताऊँ, जैसे हमने प्रयोग किया था कोटद्वार में, बारात आई तो बारात में लोगों ने कहा साहब इंटरटेनमेंट, तो हमने बारातियों को क्या किया, उस समय हॉल बुक कर दिया और सारे बाराती फिल्मी के साथ पिक्चर देखने लगे। ये बहुत पुरानी बात है, तो इनको ये नए आयाम, इसीलिए आज का थीम है नए आयाम। तो हम नए आयाम हमको ढूंढने पड़ेंगे। हम जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, लकीर के फकीर बन के नहीं चल सकते, हर एक को सोचना पड़ेगा कि भाई न, आप लोग दोनों मैनेजमेंट के हो, मैपाल और आप भी, और ये विजेंद्र भी, तो आप लोगों को नई एक्टिविटीज, नए बिजनेस,
चीजें ढूंढनी पड़ेंगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो पॉसिबल है ये। अब आगे पूछो। जी सर, काला सर एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट की है सर। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे आरओआई का गारंटी रहती है इन्वेस्टर को। अब 10 करोड़ रुपए एक थिएटर बनाने में लग जाएंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन में लग जाएंगे प्रोडक्ट की, उसका रेवेन्यू आपकी आवाज आ रही पवन? कब मिलेगा ये। हाँ सर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरओई की है सर। कोई इन्वेस्टमेंट करेगा अगर 8-10 करोड़ थिएटर बनाएगा, स्मॉल थिएटर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इनोवेटिव मॉडल में सोचना पड़ेगा और जो प्रोसेस में पीछे से जो चली चीज़ें, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ऑब्सलीट नहीं होगी तो कुछ नया चीज़ नहीं आएगा। एक को बिगड़ना पड़ेगा, तो उसको विघटन होके संगठन बनता है सर। पवन आपकी आवाज नहीं आ रही है। पवन, मैं रेशमा मैडम को फ्रेम में ले रहा हूँ। जरा मैं पर इसका जवाब दे दे, 1 मिनट जरा ये मैं बता दूं आपको। देखिए, ये इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं हो रही। जैसे एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, उनके क्या होते हैं कि एक कंपनी के कई बिजनेस होते हैं, अब ठीक है नहीं। तो जिसमें आपने ये देखा होगा कि वो 4 मॉडल है, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, होते हैं ना कि 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। बोस्टन एंड कंसल्टिंग थ्योरी जो बता रहे हैं। बोस्टन कंसल्टेंसी का जो मॉडल है, तो ये जो सफल होगा, ये छोटी कंपनियां या छोटी बिजनेसमैन या पार्टनरशिप फर्म ये नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बड़े बिजनेसमैन में, जिसकी की 50 कंपनियां हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे रिलायंस, आजकल रिलायंस ने एक नई शुरू की है। रिलायंस वहां पैसे लगाने जा रहा है जहां कोई प्रॉफिट नहीं है। जब धीरू भाई अंबानी ने ये लगाया था, तो उस समय लोगों ने कहा था कि आदमी क्या कर रहा है, यहाँ तो कुछ पैसा ही नहीं है इसमें। तो तब जब उन्होंने ये सक्सेसफुल दिखा दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, सबसे पहले उन्होंने ये जो सिंथेटिक फाइबर इंपोर्ट किया था, उसमें लोगों को था यार ये आदमी क्या कर रहा है, सिंथेटिक फाइबर के क्या करेगा। जब वो सिंथेटिक फाइबर से टेरिलीन और ये कपड़े बनने शुरू हो गए, तब लोगों ने कहा कि जहां किसी को पैसा नहीं दिखाई देता, वहां धीरू भाई अंबानी को पैसा दिखाई देता है। आप देख रहे हैं, आम आदमियों की उसमें वो बस का नहीं है। जैसे हम और आप कहें कि भाई मैं पैसा लगा दो, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और आजकल हर बिजनेस में 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टार्टअप के थ्रू, और एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू। स्टार्टअप में भी कंपनियां होती है, इसलिए कंपनी लॉ में अमेंडमेंट किया गया है सिंगल पर्सन कंपनी। वो इसीलिए किया गया था कि जो सक्षम है, जिनके पास पैसा है, वो अकेला आदमी भी कंपनी चला सकता है। तो इसमें कभी भगवान ने चाहा ये कोविड-19 खुलेगा तो इसमें हम एक सेमिनार में बहुत लोगों के बुद्धिजीवियों को बुला, क्योंकि अभी हम लोग के तो एक ही अपनी सोच है, अपना एक ही आयाम से चल रहे हैं। जब कई लोग हमसे जुड़ेंगे तो कई प्रकार के विचार सुनने को मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैडम, रेशमा मैडम, अब आपको मैं फ्रेम में ले रहा हूँ। रेशमा मैम है लाइन पे। पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, को सुनाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं तो अभी तो ठीक आ रही है। आवाज आ रही है सर? अब मुझे तो आ रही है, अभी तो आ रही है। जी जी। रेशमा जी का नेटवर्क इशू बहुत ये प्रॉब्लम है आजकल पड़ता है। हेलो जी जी मैम, एक मैम आपकी तरफ से। हाँ जी मैडम, अब आपको फ्रेम में ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब आप हमारे आप ही मेन गेस्ट हो, और हम आपसे ही सुनना चाहते हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसरी तीनों गीत बारी बारी सुनना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, आवाज आ रही है रेशमा जी? सुना दो मैं गाना। एक्चुअली उनको मेरे पास ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है उनको। तो ये ऐसा ना, गाना भी टूट टूट को सुनाई दे तो सुनने में लोगों को भी नहीं मजा आएगा। वो टूट टूट के ये देखो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम आ रही सर आप लोगों की आवाज ना। अच्छा, अभी आ रही है? पूरी एडी आ गई, बहुत सारी, तभी मेरा नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है। शुरू कर दो। मैं एक और आपको अपना ये नेटवर्क में। हेलो, हाँ नेटवर्क। हेलो, हाँ जी, हाँ, आ रही आवाज आ रही। हेलो हेलो, आपकी आवाज साफ आ रही मैडम, क्लियर आ रही है? हेलो,
हेलो हाँ जी, हाँ जी, हमें आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हेलो मुझे आवाज ही नहीं आ रही सर। विजेंद्र नहीं, हमें तो आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए, आ रही है सूर्य आवाज। कुंड पे चले जाइए। विजेंद्र जी सूर्य कुंड पे जरा उसकी व्याख्या कीजिएगा। आपकी हेलो आवाज साफ आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। पवार जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी मैडम, बोलिए, आप, आपकी आवाज आ रही है हमारे को। पवार जी, आपको आवाज आ रही है? कुछ गड़बड़ हो रही, गड़बड़ हेलो हाँ? गड़बड़ हो रही नहीं, उनको परफेक्ट नहीं है, आ पा रही। परफेक्ट, आप बोलिए। अच्छा, मैं सब विजेंद्र से बात करते हैं। विजेंद्र, जैसे अब तुम लोग रिजॉर्ट में है, जितने भी बच्चे रिजॉर्ट जिनके हेलो बनाए हुए हैं, मैं एक आइडिया देता हूँ आप लोगों को। आप रिजॉर्ट में एक छोटा सा, आपके जो गेस्ट हैं 20-25 लोगों के बैठने का एक आप एमपी थिएटर जो मैंने बनाया है, उसमें 60 की कैपेसिटी का, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में देखने जाओ। उसमें बहुत कम खर्चा है, 1.5 लाख रुपए का तो प्रोजेक्टर मिल जाता है, ठीक है। और 60-70 हजार का डोल्बी साउंड सिस्टम मिल जाता है आपको, जो है करीब अच्छा 60-70 हजार का अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। तो आप जरा एक बार कभी टाइम मिले, और अपने जो आपके, बल्कि पवन भी उस लाइन से है, आप अपने मेंबर को, जो आपके मेंबर हैं ये रिजॉर्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट से, जिनके की अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, चौरास कैंपस एमबीए डिपार्टमेंट में देखिए कि मैंने 60 की कैपेसिटी का कितना बढ़िया वो बना रखा है। तो ऐसे ही आप अपने रिजॉर्ट में बना सकते हैं, जिसमें कि गढ़वाली कल्चरल फिल्में, गढ़वाली डांस ड्रामा, शॉर्ट फिल्म, आप जब आप भगवान ने चाहा कोविड के बाद आप फिर जोर पकड़ेगा आपका टूरिस्टों का आना जाना, तो वो एक हम एक नया एवेन्यू उसमें डाल सकते हैं, एक नया आयाम उसमें जोड़ सकते हैं। इस पे काम किया जा सकता है। क्यों मेपाल, ठीक है? आपने बोल दिया, हो गया बस। क्योंकि देखो, आप जरा जाके देखो कि कितना वहां, मतलब जितने भी सेमिनार होते थे गढ़वाल में, छोटे मोटे कार्यक्रम उस थिएटर में भी होते थे। तो मेरे पास यार इस लाइन पे भी हम लोग काम कर सकते हैं कि जितने भी रिजॉर्ट, जैसे मेरा अनिरुद्ध ध्यानी है मेरा स्टूडेंट, उसने भी उधर ही 3 रिजॉर्ट डाल दिए उसने। पहला ऋषिकेश रोड पे शुरू किया था, अब उसके 3 रिजॉर्ट है, वो 4 MB के बच्चे जुड़ गए। तो इन बच्चों को जोड़ के देखिए, आप टूरिस्ट आ रहा है आपके पास, टूरिस्ट खाना खा, तो राजस्थान में क्या करते हैं कि जब टूरिस्ट खाना खाता है, जैसे चौकी ढानी है जयपुर में, चौकी ढानी में टूरिस्ट जब खाना खाता है तो वहाँ उनके डांस चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी डांस वगैरह दूर दूर फैले हुए हैं, वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, वहाँ तो एक ऑर्गेनाइज सेटअप है, उनके कलाकारों को अपने संगठन है। यहाँ तो कोई ऐसा संगठन है ही नहीं, और इसमें तो बहुत बड़ी मेहनत और पहल करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने कहा था कि हमको ये बनाना पड़ेगा, ये जिसको बोलते हैं डाटा बैंक, उस कलाकार का नाम, उसका पता, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका क्या उसकी खासियत है, और तब जाके संगठन खड़ा हो सकता है। और यहाँ मैंने एक बात देखी है, मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ अस, हम लोग जो उत्तराखंडी, हम जहाँ संगठन की बात करते हैं तो थोड़ा सा झिझकते हैं कि पता नहीं यार क्या माइलेज, कौन माइलेज लेगा, किसको क्या फायदा होगा। यहाँ इतना आसानी है संगठन बनाना। जरा बात करके देखिए कि 50 लोगों को तुम इकट्ठा करके देखो तो एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आज क्या है कि हमारा कहीं कोई संगठन नहीं है। होटल बिजनेस में मैं एक जगह मैंने संगठन बनवाया था, 1 साल बाद वहां आपस में प्रेसिडेंटशिप लड़ाई होगी कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। हम तो रोटरी क्लब, उत्तरायणी, जहां जहां जो हमने संस्था बनाई है, उन संस्था में लोग जब गलत लोग घुस जाते हैं, वो क्या करते हैं कि संस्था को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मेरा एक अनुभव है अभी। तो आपको जो है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं बनाना। बड़ी संस्थाएं बनाए तो लुटिया डूबी समझे, जिसको कहते हैं गई भैंस पानी में। हमको छोटे छोटे 100-150 की संस्था, 100-150 जगह जगह ये पैच वर्क बेसिस पे बनानी पड़ेगी। इस पे आप लोग काम कर सकते हो। इसमें विजेंद्र पहल कर सकता है, इसमें उसमें ऊर्जा भी है, उसमें ज्ञान, मेरा वो रहेगा, मेरा मार्गदर्शन, मेरी पूरी बैकिंग रहेगी। अब जब कोविड खत्म हो जाए तो हम टूर करेंगे जगह जगह, तो देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी। आगे पूछो, मैं पहले पूछना तो क्यों, टाइम भी हो रहा है, 1 बजने वाला है, 11:30 से शुरू किया था हमने। हाँ जी पवन जी, धन्यवाद कारा सर, आपकी हमेशा पवन की आवाज नहीं आ रही है, पवन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका सहयोग यूं मिलता रहेगा। हाँ, आपको नहीं आ रही महिपाल, वैसे आवाज सुनाई दे रही है। आप सुनाई दे रहे हैं। काला सर का धन्यवाद। हाँ, काला सर का धन्यवाद। आपका आशीर्वाद यूं हमेशा मिलता रहे और गाइडेंस मिलता रहे, तो हम आगे अपने पथ पे अग्रसर रहें
और कुछ नया अपने सोशल में, अपने समाज में लर्न अनरिटन जो आपकी जो वो है गाइडलाइन है, उसको कुछ पे ऑफ कर सके, जस्ट पे बैक टू सोसाइटी। इसी बीच वीरेंद्र पवार, आप आज गंगा दशहरा भी है और आप सीधे गंगा जी के आपने दर्शन करा दिए, तो हम धन्य हो गए हैं। मंदिर के भी दर्शन कराते हैं आपको, मंदिर के दर्शन करवाते हैं कोठियाल जी। हाँ जी, करा दीजिए। ठीक करा दीजिए। पवार जी मंदिर के दर्शन भी करा दीजिए गंगा दशहरे पे, और ये सीधे सामने मंदिर गंगोत्री दिखाई से दे रहा है। लाइव। बहुत सुंदर पवार जी। तो मैं धन्यवाद पहाड़ों को राई, राज डिजिटल मार्ट एंड HNK फिल्म मार्ट, जो मुझे हमेशा एक प्रेरणा और बल देते हैं और मुझे हमेशा याद करते रहते हैं। धन्यवाद काला सर आपका। और विजेंद्र जी, आपने इतनी बड़ी मुहिम उठाई है और आप पर्यटन से जुड़े हुए हैं। श्योरली गंगा मैया आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में आशीर्वाद दे, सभी का बिजनेस फले फूले। उत्तराखंड में जैसे पर्यटन की धारा जो पिछले दशक में चली, वैसे चलती रहे, क्योंकि पिछले कुछ 5-6 सालों में बहुत सारे दर्द झेले हैं उत्तराखंड ने, जिसमें केदारनाथ डिसास्टर भी था। 16 जून को उसकी 5वीं वर्षगांठ थी, जो काला दिन कह सकते हैं उसको, जब वो हृदय विदारक घटना हिमालय में हुई केदारनाथ में। तो उसके बाद फिर उठे, फिर आगे बढ़े, फिर अचानक कोविड आ गया, फिर 2 साल से लगातार ये जो पर्यटन का है एक कहीं ब्रेक सा लग गया है। तो इस प्रार्थना के साथ गंगा मैया से आप अपनी विनती रखें सर, और सबको एक ऊर्जा दें, ऊर्जा प्रदान करें, गंगा मैया सबको आशीर्वाद दे। तो जैसे कि काला सर का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और मैं पवार जी, हमारे को आप टेम्पल दिखा दीजिए। हाँ, टेम्पल दिखाई ये है ना सामने। हाँ जी, बस ऐसे ही आप पूरा ये कौन, आप इस पे कमेंट्री कर दोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सबको मालूम है, इसमें ये उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उसमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार बद्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार बद्री में अपना एक स्थान रखता है। तो ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं और एक बड़ी इकोनॉमी को 15 to 20% इकोनॉमी को ये 4 धाम यात्रा संभालती है। हर 10 में से 2-3 आदमी इस पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड का, जो मुख्य व्यवसाय है, वो पर्यटन ही एक केंद्र है, जहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का संचालन होता है। तो एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। उसके साथ साथ जो गंगा का उद्गम है गंगोत्री से, यहाँ से गौमुख 18 किलोमीटर ऊपर, जहाँ गाय के मुख जैसा है उद्गम स्थान गंगा जी का, जिसको काव स्नॉट भी कहते हैं। और इधर ही पास में ही गंगोत्री में सूरज कुंड है, जो बहुत ही मनमोहक, और उसका दृश्यावलोकन बहुत ही शानदार अभी विजेंद्र जी ने करवाया था हमें। तो हम धन्य हो गए आज गंगा दशहरा पे जो दर्शन हुए हैं, और ऐसे ही माँ का आशीर्वाद हमें मिले रहे, गंगा का मिले रहे, और जो गंगा की धारा जगह जगह से होके जाती है और हर रंग इसमें मिल जाते हैं, हर लोगों को ये अपना आशीर्वाद देती है, कहीं पानी के रूप में, कहीं डैम के रूप में, कहीं एनर्जी के रूप में, कहीं ऊर्जा के रूप में, और जहाँ जहाँ बह के जाती है उस धरती को ये फर्टाइल कर देती है। तो वो ऊर्जा हमेशा बनी रहे और सभी को इसका आशीर्वाद मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी मंगल कामनाएं हैं। और विजेंद्र जी, आपका धन्यवाद, आपने ये दर्शन हमें करा रहे हैं, और गंगोत्री की ये लाइव दर्शन। रावत जी, आप ये सब माँ गंगा का जो है, विजेंद्र, गंगा की कृपा है, सब माँ गंगा की कृपा है। पवन जी, हम कौन होते हैं, सब माँ का आशीर्वाद। ये जो सरिया पड़ा हुआ है, क्या कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है उधर? यहाँ पे घाट बन रहे हैं सर, घाट बन रहे हैं। अच्छा, ठीक ये ठीक। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से बहुत सुंदर घाट बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये देखिए आप, बहुत अच्छा बेहतरीन घाट बन रहा है यहाँ पे। हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है मतलब ये। हाँ, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा ये स्लो हो गया, नहीं तो इसमें कंप्लीट हो जाना था कब। ठीक ठीक। और यहाँ पे पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा हुआ है, एक देखने वाली बात है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है पानी। हाँ, अच्छा, तो यहाँ नहीं बढ़ा हुआ लेवल आगे बढ़ गया है। बिल्कुल भी नहीं, हाँ, आगे बढ़ गया यहाँ तो बिल्कुल, बल्कि जितना 2 दिन पहले था उतना ही है, कल भी उतना ही था। बहुत बढ़िया। और आज ये जो सामने पीली बिल्डिंग, ये पीली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, क्या कौन सी बिल्डिंग है ये वाली है टेम्पल कमेटी के है, ऑफिस है उनका, टेम्पल कमेटी का, जो अच्छा, गंगोत्री मंदिर की है।
ठीक है। तो जो यहाँ के पुरोहित लोग हैं वो लोग, उन लोगों का ऑफिस है वहाँ पे, और उन लोगों को वो रहते भी हैं। सारा मंदिर किसी का है। और ये जो सामने है यहाँ पे ईसापति आश्रम है, एक भोली बाबा आश्रम है यहाँ पे, और ये छोटे छोटे फिर और भी ये गेस्ट हाउस है, सारे बंद पड़े हुए हैं अभी, सारे ताले मरे हुए हैं। अब उसमें कौन रहता है? स्वामी सुंदरानंद का जो था ना, वो जो फोटोग्राफी का हाँ, उनका, स्वामी सुंदरानंद जी अब गुजर गए हैं। और जब मैंने आपको वो सूर्य कुंड दिखाया था तो उसके जस्ट अपोजिट में था। काला सर, हमारे दर्शकों का तो मैं थोड़ा दिखाना भूल गया और विजेंद्र, मैं आपको फोटो भेजूंगा। हाँ जी विजेंद्र, हमारे दर्शकों का मैं गाना चला रहा हूँ। दर्शक चाहते हैं गाने के साथ गंगोत्री दिखाया जाए। मैं एक गाना चला रहा हूँ, ठीक है? आप दिखा। हाथ दे हाथों में
इन प्यार की बातों में दुनिया यस पवन, आवाज आ रही? आई थिंक पवन डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ पवन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जो शब्द है काला साहब बोले, आप आए और हमेशा आते रहते हैं। अब आज तक तुम लोग क्वेश्चन पूछते रहे, आज तक तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो लोगों को, आज तुम विशेषज्ञ बनो और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों तीनों से। पहले शुरुआत करता हूँ मैं ये, हाँ पहले शुरुआत करता हूँ मैं पवन से। पवन, जो ये फिल्मों पे आज डिस्कशन हुआ है उसमें हम कैसे आगे बढ़े, 3 पॉइंट बताइए। बेसिकली सर, जो सबसे बड़ा जो है हमारा जो मकसद है इस प्लेटफॉर्म में बनाने का, आपकी जो गाइडेंस मिलती है, जो वोकल फॉर लोकल, जो हमारा जो कल्चर है, कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कैसे एक सस्टेनेबल मॉडल मिले, एक दूसरा लोगों का जो कल्चर है फिल्म में इनबिल्ड करे, 2 तीसरे गवर्नमेंट की सिंगल विंडो पॉलिसी, उसमें पर्यटन और कल्चर, हाँ दोनों मिक्स करके, तीनों मिलके एक, हाँ कल्चर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इंटीग्रेटेड, जिसको बोलते हैं सामूहिक प्रयास, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो सर जो तीनों डिपार्टमेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट और फिल्म बोर्ड काउंसिल जो है, मिलके एक कंबाइन प्रोसेस तैयार करे सर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट है सर, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया सर कनेक्टिविटी। अब मैं यही प्रश्न, महिपाल, अब तुम क्या सोचते हो जो आज का, जैसे मेरे विचार में तो ये आया है कि जैसे आप फिल्मों में हमने बहुत अच्छी चर्चा की, आज काफी मतलब नए विचार आए, मतलब सुनने को भी, जानने को भी, और चौहान साहब ने भी काफी मतलब बातें बताई। तो जैसे मैं ये सोचता हूँ कि इसमें जो है ना, ये हिस्टोरिकल फिल्में, कल्चर, अच्छा दूसरा हमारे यहाँ कोई भी, जैसे भोजपुरी में आपने देखा होगा कितने चैनल है एंटरटेनमेंट के, हैं कि नहीं है? महाराष्ट्र में कितने चैनल एंटरटेनमेंट के, हमारे यहाँ न्यूज के चैनल तो हैं 3-4, लेकिन एक भी चैनल हमारा कल्चरल से रिलेटेड नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं दिखाई था जिसमें कि हम जैसे भोजपुरी गाने चलते हैं, भोजपुरी भजन चलते हैं, भोजपुरी चलते हैं, महाराष्ट्र में भजन चलते हैं, महाराष्ट्र में पिक्चरें चलती हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो अगर कोई इस मामले में पहल करे तो मुझे लगता है वो चल जाएगा, उसको एडवर्टीजमेंट मिलेगी। तो ये अब महिपाल आप बताओ, आपके 3 आयाम जो है, क्योंकि आज हम आयामों की बात कर रहे हैं, जैसे पवन ने एक बहुत अच्छा आयाम बताया कि इंटीग्रेटेड एफर्ट्स तीनों डिपार्टमेंट का। अब आप बताओ, आप क्या सोचते हैं, आप 3 पॉइंट बताओ जिससे कि आगे के लिए। सर मैं तो, मेरे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं और एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बात आती है अब एक नया सबसे पहला जो पहलू है टेक्नोलॉजी, उसके साथ चलना है। सो हमारे को सबसे पहले तो इनोवेटिव आइडियाज के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, एंड उस प्रोडक्ट को जो है एक डिफरेंशिएट मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। और उसके लिए जो हमारे को, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड है, चाहे इंडिविजुअल साइड है, चाहे वो किसी के साइड से, एक हमें कॉम्पिटिटिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एंड वो एफर्ट्स एक यील्ड मैनेजमेंट तक पहुंचाने पड़ेंगे, और तब जाके हम उसको एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बनाएंगे। एंड वो प्रोडक्ट हमारा जो है फिर एक ऐसा मार्केट, देयर आर 2 मार्केट है, एक तो रेड ओशन है, एक ब्लू ओशन है। अगर हमें उस मार्केट को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें इसको रेड ओशन में उतारना है या ऐसा ब्लू ओशन में उतारना है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसके बाद उस पर जो हम एक नए तरीके से काम करेंगे, उसमें सबसे पहले जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिरादरी, उसको हमें अलग रखना पड़ेगा। अगर हम फ्रेटर्निटी को इसमें जोड़ेंगे तो कभी भी चीज नहीं चल सकती है। तो हमें इसको, इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को जो है इंडक्ट करना पड़ेगा। जब प्रोफेशनल लोग आएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, इसमें जो है फिर इंश्योरेंस भी आएगा, इसमें जो है फिर पैसा भी आएगा, और जो आर्टिस्ट है वो भी एक जो एक्चुअल आर्टिस्ट है फिर वो वही इंडस्ट्री में रहेगा। एंड जो आर्टिस्ट जो है अपने फ्रेटर्निटी पे, अपने बिरादरी पे चल रहे हैं, वो आर्टिस्ट यहाँ से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद सर हमारी ये इंडस्ट्री चलेगी। दैट इज द वन फॉर द उत्तराखंड, जो मेरे को समझ आया और जो मेरे को लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब विजेंद्र, अब विजेंद्र के विचार सुनते हैं। विजेंद्र, आप क्या सोचते हो? जैसे मैंने एक आइडिया दिया है आपके कि रिजॉर्ट में आप एमपी थिएटर टाइप का 20-25 लोगों का इस टाइप का, और ये कल्चरल टीमें, अभी तो उस पर भी काम किया जा सकता है। जैसे आपके यहाँ टूरिस्ट आ गए, 50 टूरिस्ट रह रहे हैं आपके, तो आप लोकल कलाकारों को वहाँ बुलाएंगे। जैसे गोवा में है, गोवा में आप लोगों ने देखा होगा कि वो डांस जो है हर रिजॉर्ट में ये ग्रुप होते हैं, उनके जगह जगह वो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के पास आयाम हम खड़ा कर सकते हैं कि जैसे
हमारे पास बायोडाटा हो या डाटा बैंक हो इन लोगों का, तो नजदीक में आपने ढोल ढमाक वालों को, मसूबाज वालों को, डांस वाली वालों को, ये हुड़की बजाने वालों को, रणसिंगा बजाने वालों को, मसकबाज बजाने वालों को, गाना गाने वालों को, अब नाच करने वालों को, है ना। इसमें तो इसमें आप क्या सोचते हैं, कैसे पॉसिबल किया जा सकता है इसको, विजेंद्र? नहीं, उसके लिए मैं नेपाल ने काफ़ी डिस्कशन किया। हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी आगे जा चुके हैं और वो मैंने काफ़ी पहले से भी ये सोचा था। दूसरा ऐसा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो अभी चौहान साहब ने डिटेल किया, मैंने कल भी पढ़ी थी, जो यहाँ की पॉलिसी है इनकी। तो वो पॉलिसी क्या है कि एक तो पब्लिकली बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हाँ, जो अभी इनकी पता नहीं लोगों को, पता नहीं है। हाँ, पता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये लगा लिया हम तो क्योंकि मैं भी कई बार शूटिंग करवाता हूँ, मेरे पास मुंबई से काफ़ी लोग शूटिंग करने आते हैं, हिंदी पिक्चरों वाले, सीरियल्स वाले। तो और इस केस में काफ़ी हमने उनके साथ काम किया है। तो पहले तो ये वन विभाग की भी परमिशन का बहुत दिक्कत था। पूरे कोई जगह कोई आ जाता था, कैमरा तोड़ के चले जाता था अगर आपने परमिशन नहीं ली। अगर 2 दिन की छुट्टी होती थी वन विभाग की, तो फिर इतनी बड़ी यूनिट्स है, उनका कितना खर्चा होता है, मतलब उनका रहने का है, खाने का है, और उनको सोमवार को जाके परमिशन मिलेगी। अभी तो ये थोड़ा सा इन्होंने जो पॉलिसी में चेंजेस किया है, ये बहुत स्वागत के योग्य है कि ये ऑनलाइन कर दिया है। ये बधाई के पात्र है उत्तराखंड सरकार। जब कोई भी शूटिंग करने आएगा तो उसको ऑनलाइन सीधे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक मेल पे ही उसको परमिशन मिल जाती है। दूसरा सर, हमारा जो यहाँ का कल्चर है, इसको हमें मिल के चाहे वो हमारे आर्टिस्ट हो, चाहे हमारे टूरिज्म के प्रोफेशनल्स हो, चाहे यहाँ गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीमें हैं, इसके सबको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा कि किसने सब्सिडी का कैसे फायदा उठा सके। दूसरी सारी समस्या सर ये भी आती है, अगर किसी ने लोन ले लिया, किसी ने रिस्क ले भी लिया है, तो वो बैंक अगर मान लीजिए उसका डूब गया, कुछ बात हो गई है, तो वो उसको रिटर्न मतलब उसको इंटरेस्ट निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट मतलब मैं सोचूं कि सीधा डायरेक्ट उसको सब्सिडी दी जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, न कि लोन के ऊपर। और वो इंटरेस्ट सब्सिडी ये सब ना हो, उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट हो किसी भी कलाकार के लिए, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। वो किसी के साथ भी अगर उसके पास टेक्निकलिटीज नहीं है, अगर उसके पास किसी कमी है, तो वो उसको पैसे से ले सकता है और वो अच्छी पिक्चरें बन सकती है। अच्छा, मेरे लेकिन पास कोई मुझे भी पता आदमी नहीं है यहाँ, मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है। जैसे कई जगह बम्बई वगैरह में क्या है कि लोगों ने इक्विपमेंट खरीदे हुए हैं, जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, डबिंग मशीन्स हैं, आपके एडिटिंग मशीन्स हैं, और उनको किराए पे देते हैं। तो अगर यहाँ कोई ऐसा बिजनेसमैन पैसा लगाए दे जिसमें कि अपने इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह खरीदे और इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे और उनको ये किराए पे दे, तो शायद ये कि नया आयाम खड़ा हो सकता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस लाइन पे भी पॉसिबिलिटी है बिजनेस की। आपने जैसे 10 लाख रुपए का कैमरा है, अब वो सामर्थ्यवान तो कैमरा लिया हो तो उसको किराए पे दे दो, भाई जिसने शूटिंग के लिए ले जाना है ये कैमरा उसमें आप ले दिक्कत ये जाओ। आती इसमें है नहीं कि कि अगर मान लीजिए क्या है, उसकी दिक्कत ये आती है कि बहुत महंगे महंगे कैमरा दूसरा आदमी जो किराए पे लेता है उसका टेक केयर नहीं करेगा, और वो मतलब बहुत सारे डिस्प्यूटेड मैटर हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई उस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करता है, जो भी करता है खुद ही करता है। तो जो खुद करते हैं लोग, उनके साथ समस्या क्या आती है कि अभी इस काम में बहुत ज़्यादा जो बचत तो है नहीं, तो उनको अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट सीधे जो है कैश बेनिफिट्स दे रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो लोन ना लेके वो बैंकों के चक्कर काटे। कोई भी बैंक जो है लोन लेने को उनको तैयार नहीं होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप जो है गारंटी लाइए, अगर हम आपको 10 लाख का लोन देते हैं तो आप 20 लाख की गारंटी लाइए। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ा जो भी ये सरकारी जो स्कीम है, इसमें ये बाधा आ जाती है, क्योंकि बैंक ठीक है, जो 1.5 है, घंटा। हाँ, ठीक बैंक है, अब किसी भी टाइम 1.5 घंटा स्कीम होने को वाला है आगे मेरे पास। बढ़ाने में पूरा एकदम खड़ा हो जाता है, एक हिमालय की तरह खड़ा हो जाता है। वो इतने पे गवाह मांग लेगा सरकारी कर्मचारी, आप सवाल प्राइवेट का भी नहीं मांगते हैं। तो जिसके लिमिट, जिसके 80 साल की ITR नहीं होगी, जिसके पास भूमि नहीं होगी या फिर अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, तो उसको लोन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। अच्छे अच्छे फोटोग्राफर बेचारे एक अच्छा कैमरा नहीं खरीद सकते। ठीक है, आर्टिस्ट है, इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट है, लेकिन उनको क्या है, पैसे की दिक्कत है इनके पास। ये गाना बनाने के लिए भी इनको जो है दूसरे के पास जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत, क्योंकि लोन। आई थिंक सर अब हमें समाप्त करना चाहिए। पवन हो गया आई थिंक प्रोग्राम। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद रावत जी, गोपाल जी, काला सर, धन्यवाद आपके लिए। पवन की आवाज नहीं आ रही अब। काफी अच्छी परिचर्चा रही सर, धन्यवाद आपके लिए।
महिपाल गाना चला ठीक है दीजिए। महिपाल, पवन की आवाज नहीं आ रही, आप ही समापन करो। ठीक है सर, बहुत अच्छा रहा और सभी लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग। सबसे पहले चौहान साहब का, जिन्होंने अपनी फिल्मों के बारे में अच्छा बताया और हमें कैसे अपने उत्तराखंड में इस आयाम को आगे ले जाना है। उसके बाद रेशमा शाह के जो गाने और उनके जो ये जौनसारी और अपने पहाड़ी लोकगीत, और फिर काला सर आपका तो जो हमेशा एक मार्गदर्शक और आशीर्वाद दिए। एंड इसके बाद कोली पवन कोटियाल और मी एंड अपना विजेंद्र पवार का चारा। तो आई थिंक सर अब इस गाने के साथ हम जो है समापन करते हैं। 2 लाइन मानिए भांग फोरो, कोटास मानिए भांग फोरो, कोटास मानिए भांग फोरो।